Hello everyone, welcome to Drishti CUET. So guys, once again we are here with CBSE plus CUET series जहाँ पे आप अपने बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं. So today we are here with biodiversity and conservation, which is again an important topic. ये उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आता है जो आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे और साथ ही साथ आपके CUET UG में भी इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्वेश्चंस यहाँ से कॉन्सेप्चुअल भी आ जाते हैं और यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. सभी टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे. सो सभी लोग फटाफट से सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बने हैं उनको नोट डाउन करिएगा. एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. सो विदाउट डिले और बिना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सेशन. क्वेश्चन इसके सभी इंपॉर्टेंट हैं. कहीं पे भी आपको डाउट आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Here you go with the first question. What term did Edward Wilson popularize to describe the combined diversity at all level of biological organization? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि एडवर्ड विल्सन, ठीक है, एडवर्ड विल्सन पॉपुलराइज हुए थे टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल. किस कंबाइंड डाइवर्सिटी को बता करके एडवर्ड विल्सन पॉपुलराइज हुए थे? सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पीशीज रिचनेस. अगर आप देखो ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं भी पढ़ा है या आपको इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, आंसर निकल आएगा. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पॉपुलराइज टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी. यहीं से इसका आंसर निकल जाएगा, कंबाइंड डाइवर्सिटी, राइट. और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है रिप्रेजेंट करती है कंबाइंड डाइवर्सिटी. जैसे बायोडाइवर्सिटी को अगर हम देखें तो बायो मीन्स क्या हो जाता है? लाइफ, राइट. डाइवर्सिटी मीन्स हो जाती है वैरायटी. वैरायटी मतलब अलग अलग चेंजेस. तो जब अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो ट्रीज के, प्लांट्स के फॉर्म में हो, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हो, अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स हो, किसी भी फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वेरी कर रहे हैं, दे मेक अ बायोडाइवर्सिटी, राइट. अब ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपके जेनेटिक डाइवर्सिटी भी आ जाती है, जो अगर ऑर्गेनिजम्स के जीन्स वेरी कर रहे हो, ठीक है. इसी में आपके इकोसिस्टम आपका डिफरेंट हो जाएगा, राइट. देखो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंस है, राइट. तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी जो है ये आपकी जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम के लेवल पर जब डिफरेंस बताती है आपस में, स्पीशीज में जब जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में जब डिफरेंस बताती है, तो ये पूरा टर्म कंबाइंड करके होता है बायोडाइवर्सिटी. और इसी टर्म को बता करके एडवर्ड विल्सन जो थे वो पॉपुलराइज हो गए थे. तो बस आपको यही चीज यहाँ याद रखनी है. चलिए नेक्स्ट, which of the following contribute the most to global biodiversity? आपको यहाँ बताना है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में कौन सी वो स्पीशीज है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी. फंगाई, वर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट्स या फिर एल्गी. अगर आपने लाइक क्लास 9th या 10th में एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, 11th में भी आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, तो वहाँ पे एक क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था कि एनिमल किंगडम को सबसे पहले तो 2 बड़े ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है. किस में डिवाइड किया जाता है? वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में. जो हमारे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है? वर्टिब्रेट्स आपके वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके पास बैकबोन होंगे, वर्टिब्रल कॉलम्स होंगे, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिन्हें हम कहते हैं. और इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास आपको बैकबोन नहीं मिलेगा. ऑलराइट. सो अभी अगर कंपेयर किया जाए कि इन दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिज्म में अर्थ पे ग्लोबली कौन से ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, सो हियर कम्स योर इनवर्टिब्रेट्स. अप्रोक्सीमेटली 95% इनवर्टिब्रेट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड हियर वर्टिब्रेट्स बचे हुए जितने भी आपके अप्रोक्सीमेटली 3 to 5% आपके वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं.
सो अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्वर्टिब्रेट्स आपके सबसे ज्यादा हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में भी आपने कई सारे फाइलम्स पढ़े होंगे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपने पढ़ा है फाइलम पॉरीफेरा, देन आपका निडेरियन, सीलेंट्रेट्स, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्किलहेलमिन्थिस, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेट्स, मोलस्का, ये सभी आपके इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं, राइट। अब उनमें से कौन सबसे ज्यादा अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट फाइलम कौन से होंगे, तो वहां मोस्ट अबंडेंट जो फाइलम आता है वो आपका होता है ऑर्थोपोडा। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। सबसे ज्यादा ऑर्थोपोडा में स्पीशीज पाए जाते हैं। और ऑर्थोपोड्स में सबसे ज्यादा कौन से स्पीशीज होते हैं, इंसेक्ट्स, सारे इंसेक्ट्स आपके ऑर्थोपोड्स के अंदर आते हैं। तो यहीं से आप आंसर निकाल लोगे कि हमारे जो इंसेक्ट्स हैं ग्लोबली सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। Next, which region of the world has the highest species richness? ठीक है, आपको बताना है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस कहाँ पे होती है। टेम्परेट जोन, पोलर जोन, ट्रॉपिक्स, सब आर्कटिक रीजन। अगर आप अर्थ को डिवाइड करेंगे जियोग्राफिकल रीजन में तो आपको वहां पे आर्कटिक, टेम्परेट, राइट, ट्रॉपिक जोन्स, पोलर जोन्स देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ बताना है कि इनमें से किस जोन में सबसे ज्यादा आपको डाइवर्सिटी, मतलब सबसे ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलता है। स्पीशीज रिचनेस का मतलब कि स्पीशीज सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको किस जोन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो टेम्परेट, पोलर, ट्रॉपिक्स, सब आर्कटिक रीजन। यस, ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर इज योर ट्रॉपिक रीजन, ठीक है। ट्रॉपिक रीजन, अगर मैं आपको अर्थ में, देखो ये फिगर आपको थोड़ा क्लियर एक्सप्लेनेशन देगा, ठीक है। सपोज दिस इज योर अर्थ, अर्थ को आपने डिवाइड किया हुआ है टेम्परेट जोन, ये जो ऊपर वाला एरिया आपका टेम्परेट जोन, ये इक्वेटर के पास वाला जो एरिया होता है ना, ये हमारा ट्रॉपिकल जोन होता है, और फिर अगेन नीचे आ गया आपका ट्रॉपिक जोन, टेम्परेट जोन, राइट। सो ये जो रीजन है आपका ट्रॉपिकल जोन वाला, जो इक्वेटर के पास होता है, वहीं पे आपको सबसे ज्यादा स्पीशीज मिलते हैं। रीजन बिहाइंड दिस कि वहां पे जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, फिर वहां पे आपको रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, फूड, ये सभी कुछ वहां पे अबंडेंट होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे स्पीशीज भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which hypothesis explains higher biodiversity in the tropics due to their relatively constant environment? ओके तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि विच हाइपोथेसिस, कौन सी वो हाइपोथेसिस है जो एक्सप्लेन कर रही है हायर बायोडाइवर्सिटी। अभी आपने देखिए क्या देखा था कि सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस, अब जितना ज्यादा स्पीशीज होगा ऑब्वियसली वहां पे डाइवर्सिटी भी होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही तरह के सारे स्पीशीज आपको एक जगह मिल जाएंगे, तो ऑब्वियसली वहां पे आपको डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी। और कौन से रीजन में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही थी, ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिल रही थी, ठीक है। सो कौन सी वो हाइपोथेसिस है जो एक्सप्लेन करती है हाई बायोडाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिक ड्यू टू देयर कांस्टेंट एनवायरनमेंट, राइट। आपने एकदम सही समझा कि वो ट्रॉपिकल रीजन ही है जहां पे इन्वायरमेंट कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ सोलर एनर्जी, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड्स, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ टेम्परेचर, ये सब कुछ वहां पे है, इसीलिए स्पीशीज रह रही है। ये हाइपोथेसिस किसने दी थी, किस हाइपोथेसिस से ये प्रूव हुआ था, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एनर्जी हाइपोथेसिस, इवोल्यूशनरी टाइम हाइपोथेसिस, नीच स्पेशलाइजेशन हाइपोथेसिस, या फिर स्पेशलाइज्ड एरिया हाइपोथेसिस। सो ऑब्वियसली यहाँ पे इवोल्यूशनरी टाइम हाइपोथेसिस करेक्ट होगा। इवोल्यूशनरी टाइम हाइपोथेसिस आपको बताता है कि किस तरीके से इवोल्यूशन, मतलब पहले से ही वहां पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है। जब आप कनेक्ट करेंगे इवोल्यूशन से और आज के टाइम पे तो देखेंगे स्टार्टिंग से ही वहां पे स्पीशीज की रिचनेस देखने को मिल रही है। सो ये जो इवोल्यूशनरी टाइम हाइपोथेसिस है, दिस विल बेस्ट एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी अमंग द ट्रॉपिकल रीजन। Next question, how many biodiversity hotspots are there in worldwide? अब ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहां से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, राइट। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट समझना है। हॉटस्पॉट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दे रही हूँ, आप लोग भी नोट कर लेना। सबसे पहले तो आपको यही बता देना है कि कौन कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूरे वर्ल्ड वाइड में पाए जाते हैं, दैट विल बी 34,
ठीक है, ये नंबर है 34। अब हॉटस्पॉट्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हॉटस्पॉट होता क्या है एक्चुअली। देखो हॉटस्पॉट आपका बताता है बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना सबसे ज्यादा स्पीशीज भी आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा भी वही होगा। वो होता है ना कि जहाँ पे ज्यादा लोग हो रहे हैं और वहीं पे एक्सीडेंट्स भी ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में ही ज्यादा एक्सीडेंट होता है, जिस रोड पे ट्रैफिक ही नहीं रहेगी वहां एक्सीडेंट ही नहीं होगा। बस वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है हॉटस्पॉट में, जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है ना, और उसी रीजन में आपके हैबिटेट लॉस, उसी रीजन में स्पीशीज लॉस भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो रीजन बन जाता है हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनता है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। इट इज अ रीजन दैट इज both rich in biodiversity and threat from human activity, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी का खतरा भी हो। द कॉन्सेप्ट, सबसे पहले ये जो हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट था वो 1988 में नॉर्मन मेयर ने डिस्कवर किया था। तो इसको याद कर लीजिएगा, नाम से भी, साइंटिस्ट के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने ये डिस्कवर किया था टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, राइट। क्या क्या क्राइटेरिया होती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए? तो सबसे पहले हाई स्पीशीज रिचनेस होना चाहिए, मतलब कोई भी बायोडाइवर्सिटी, कोई भी एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रीजन में कब आएगा? जब वहां पे एटलीस्ट 1500 टाइप्स ऑफ स्पीशीज होंगे, 1500 डिफरेंट स्पीशीज के वहां पे आपको वैस्कुलर प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है, एंड एंडेमिक स्पीशीज फाउंड एवरीवेयर। अब देखो वैस्कुलर प्लांट क्या होते हैं? वैस्कुलर प्लांट्स आपके वो प्लांट्स हो जाएंगे जिसमें आपको वेसल्स मिलेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स मिलते हैं, उनको हम वैस्कुलर प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस, अब 1500 एटलीस्ट 1500 आपको वहां पे स्पीशीज मिलने चाहिए। लॉस भी वहां पे सबसे ज्यादा हो रहा है, 70% अगर वहां पे ओरिजिनल हैबिटेट का लॉस हो रहा है तो वो आपकी आ जाएगी बायोडाइवर्सिटी। अब ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ आपको अलग अलग वैरायटी के स्पीशीज ही मिल रहे हैं और हैबिटेट लॉस नहीं हो रहा, दोनों होना चाहिए तभी वो हॉटस्पॉट में आएगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज योर 34। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ग्लोबली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं, वैसे तो 34 है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए, जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में है ये, और ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। हिमालयाज, कोरल ट्राइंगल, इंडो बर्मा रीजन और सुंडालैंड, ये सभी हमारे क्या है? हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जो कि क्या, जहां पे स्पीशीज रिचनेस भी ज्यादा है और उनके खत्म होने का खतरा भी उतना ही ज्यादा है। चलो आई होप सभी को हॉटस्पॉट क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर सैक्रेड ग्रुप्स? सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? देखिए सैक्रेड नाम से ही समझ में आ गया कि कुछ तो यहाँ पे ट्रेडिशनल रिलीजियस चीजें होने वाली हैं, राइट। सो प्रोटेक्टेड रिलीजियस साइट, forest patches conserved due to cultural tradition, नेशनल पार्क या फिर बोटैनिकल गार्डन। सैक्रेड ग्रूव्स आप किसे कहेंगे? सो इट इज द फॉरेस्ट पैचेस कंजर्व्ड ड्यू टू कल्चरल ट्रेडिशन, मतलब आपके फॉरेस्ट का वो लैंड, वो हिस्सा, पूरे जंगल में कुछ ऐसा लैंड होगा, कुछ ऐसा हिस्सा होगा जहां पे लोगों ने, जो वहां पे जो लोकल लोग रहते हैं, ठीक है, उन्होंने उस एरिया को सेक्रेड करके रखा है कि यहाँ पे हमारी पूजा हो रही है, ये रिलीजियस है ना, या फिर वहां पे कुछ ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है, तो उस एरिया में कोई आना जाना नहीं कर रहा है, तो वो हो जाता है आपका सैक्रेड ग्रूव्स, ठीक है। सो याद रखिएगा, फॉरेस्ट पैचेस कंजर्व ड्यू टू कल्चरल ट्रेडिशंस, राइट। ये वो एरिया है जहां पे फॉरेस्ट में और ये जो कम्युनिटी होते हैं वो रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ के लिए उस पर्टिकुलर एरिया को रोक के रखते हैं। जैसे ये आपको फिगर से समझ में आ गया होगा, मैंने ये फिगर ढूंढ के निकाला था कि आपको सीधा आइडिया लग जाए। जैसे यहाँ पे देखिए ये लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पे अपने भगवान की, तो इस पर्टिकुलर एरिया में अब कोई कुछ नहीं कर सकता, इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी कल्टीवेशन नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है, तो दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड एज सैक्रेड ग्रूव्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस?
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके सीयूईटी यूजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा था, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, देखो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस को ना, ये बेसिकली आपका एक एनालॉजी है, राइट। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है, ये एक मेटाफोर है जो बताता है स्पीशीज लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स, जो स्पीशीज लॉस और इकोसिस्टम कोलैप्स के बारे में बता रहा है। ये कैसे बता रहा है, क्या ये हाइपोथेसिस है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको एकदम चीजें क्लियर आ जाएंगी। ठीक है, देखो क्या है, ये एक एनालॉजी है जो एक्सप्लेन करती है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ इकोसिस्टम। तो बेसिकली ये एक टर्म यूज किया गया है इकोसिस्टम में जो हमारे स्पीशीज है उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, राइट। यहाँ पे जो ये हाइपोथेसिस है, पॉल एलरिच और एनए एलरिच ने, उनकी वाइफ थे, हस्बैंड वाइफ थे, इन दोनों ने मिलकर के ये हाइपोथेसिस दी थी। क्या बताया था इन्होंने इस हाइपोथेसिस में, तो सबसे पहले इन्होंने हाइपोथेसिस को ना कंपेयर किया था एयरप्लेन से, बस वही करेक्ट, एरोप्लेन जो उड़ता है ना, उसी से इन्होंने क्या किया था, मैच किया था, कंपेयर किया था, किसको, इकोसिस्टम को कंपेयर किया था। जो रिवेट है, ये वर्ड जो रिवेट है ना पॉपर हाइपोथेसिस में, रिवेट रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। तो किसी भी इकोसिस्टम में जो स्पीशीज होते हैं, आप उसको मान के चलिए कि वो रिवेट है। ठीक है, each rivet species play specific role in holding the airplane together। और हर स्पीशीज का अपना इंपॉर्टेंस होता है किसी इकोसिस्टम में, किसी इकोसिस्टम के अंदर, राइट। तो ये चीज बताया गया था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में। अब यहाँ पे कैसे ये कनेक्ट करता है कि जैसे सपोज करो अगर आपने एयरप्लेन उड़ रही है, ठीक है, just as an airplane can still fly if few rivets are removed। That means कि एरोप्लेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अगर मान लीजिए एरोप्लेन फ्लाई कर रही है और एक दो लोग उसमें से उतर भी जाते हैं तो भी एरोप्लेन अपना फ्लाई करती रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जस्ट लाइक दैट ओनली कि इकोसिस्टम में से भी अगर एक दो स्पीशीज चले जाते हैं, कोई माइग्रेट कर जाते हैं, तो उस इकोसिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रिमूविंग अ फ्यू रिवेट। क्रिटिकल थ्रेशोल्ड, क्रिटिकल थ्रेशोल्ड क्या बताते हैं कि इफ टू मेनी रिवेट्स, जब बहुत सारे, लेकिन अगर वहीं अभी एक दो स्पीशीज की मैंने बात की, अगर बल्क में स्पीशीज निकल जाए, बल्क में लोग एरोप्लेन से निकल जाते हैं, ठीक है, लॉस्ट हो जाते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, या फिर की स्टोन स्पीशीज कौन होते हैं, जो उस एरिया को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की स्टोन स्पीशीज में आप एग्जांपल ले लीजिए टाइगर का, राइट। अब मान लो कि किसी जंगल में टाइगर नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे जितने भी बाकी के हर्बीवोर्स हैं उनका पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, राइट। हर्बीवोर्स का पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो जितने भी वहां पे ग्रासेस हैं, प्लांट्स हैं, उनका पॉपुलेशन कम होता जाएगा। दैट मीन्स कि एक टाइगर के ना होने से, राइट, पूरा जंगल डिसबैलेंस हो रहा है। ओके, तो वो क्या हो गया, की स्टोन स्पीशीज हो गया। तो अगर ऐसे किसी स्पीशीज का लॉस होता है या बल्क में किसी स्पीशीज का लॉस हो जाता है तो आपके इकोसिस्टम पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, और आपका इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तीसरा है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि कैसे एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। हाउ स्पीशीज आर इंटरकनेक्टेड एंड लॉस ऑफ वन स्पीशीज अफेक्ट द अदर। और एक स्पीशीज का लॉस हुआ तो वो दूसरे को अफेक्ट करेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which conservation strategy involves protecting species in their natural habitat? So what is the question here guys, which conservation strategy, कौन सी वो conservation strategy है, ठीक है, जो इन्वॉल्व कर रही है स्पीशीज प्रोटेक्शन इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट में ही मतलब अपने ही घर में अगर आपको प्रोटेक्शन मिलता है तो वो किस टाइप का कंजर्वेशन होगा, लाइक आपके ही घर में आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो दैट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन।
जैसे फॉर एग्जाम्पल इन सीटू कंजर्वेशन का अगर एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे जो नेचुरल पार्क ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, ये क्या है कि कुछ एरिया को नेशनल पार्क में बना दिया गया कि ये नेशनल पार्क है, तो जो वहाँ के ओरिजिनल स्पीशीज हैं उनको कहीं लेके नहीं जाया जाता है, वो वहीं रह रहे होते हैं और आपने उस एरिया को ब्लॉक कर दिया कि ये पूरा नेशनल पार्क है, अभी इसमें ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती है, राइट। तो उन्हीं के घर में उनकी प्रोटेक्शन की जा रही है इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन हो रहा है कि जब ऑर्गेनिज्म को या स्पीशीज को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले आकर रखते हैं, ठीक है, जैसे जू हो गया, बोटैनिकल गार्डन हो गया, राइट। यहाँ पे जब हम ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं ले आकर के उनके घर से हटा करके कहीं दूसरी जगह उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन में ही आपके क्रायो प्रिजर्वेशन भी आ जाएंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? जब कोल्ड टेम्परेचर में, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर में जब हम स्पीशीज को रखते, जैसे सपोज करिए कोई सीड है या फिर आजकल तो हमारे जो ओवा है, जो स्पर्म है, इनको भी प्रिजर्व किया जाता है फॉर लॉन्गर लाइफ, लाइक कि जब बाद में बेबी चाहिए होता है तो फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट किया जाता है और उसमें हम स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके रखते हैं। देन टिश्यू कल्चर प्रोपेगेशन, अगेन ये टिश्यू कल्चर प्रोपेगेशन एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जो लेबोरेटरी में किया जाता है। आप एक कम समय में एक जैसे हजारों प्लांट ग्रो कर सकते हो, तो ये भी आपका क्या हो गया, नेचुरल हैबिटेट से हटाकर लेबोरेटरी में ग्रो कराया जा रहा है, लेबोरेटरी में उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये सभी एक्स सीटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट, व्हाट डज को एक्सटेंशन इम्प्लाई? को एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? को एक्सटेंशन, देखो दो वर्ड है, को भी है और साथ में एक्सटिंक्ट भी हो रहा है। तो एक्सटिंक्ट का मतलब ही आप समझ गए, एक्सटिंक्ट हो रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं चीजें गायब हो रही हैं, लॉस हो रही है, राइट। सो कहां पे चीजें गायब हो रही हैं? लॉस ऑफ वन स्पीशीज लीड्स टू लॉस ऑफ अनदर स्पीशीज। यस, दिस इज द करेक्ट वन। यहीं पे आपको करेक्ट मिल गया। को एक्सटेंशन का मतलब साइमल्टेनियसली एक्सटिंक्शन ऑफ अनरिलेटेड स्पीशीज, ये आपका को एग्जिस्टेंस नहीं होगा। एक्सटेंशन ड्यू टू इन्वेसिव स्पीशीज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, को एक्सटेंशन में एक स्पीशीज का अगर लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा स्पीशीज भी लॉस्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द को एक्सटेंशन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये आप देख पा रहे हैं ना, फिग वैस्प, ठीक है, फिग ट्री पे आपके जो फिग ट्री के फ्रूट्स होते हैं ना, उनपे देखिए ये वैस्प आए हुए हैं। तो अगर आपने, ये स्पेसिफिक है, ये यहीं पे आके फीड करेंगे, तो अगर आप मान लो कि ये फिग ट्री ही ना रहे, राइट, तो ये जितने भी हमारे वैस्प हैं ये तो गायब हो जाएंगे, क्योंकि अब इनको तो यही वाला फूड चाहिए था। तो एक स्पीशीज के लॉस होने से दूसरा स्पीशीज लॉस्ट हो रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड को एक्सटेंशन, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आप ले सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल है कि एक नहीं रहा तो दूसरा नहीं रहेगा। जो पर्टिकुलरली, जैसे कुछ पैरासाइट्स होते हैं, वो पर्टिकुलर होस्ट पे ही सरवाइव कर पाते हैं, राइट, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से ही वो फूड लेंगे। अब अगर वो होस्ट ही नहीं रहा तो वो पैरासाइट ही नहीं रहे, तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा को एक्सटेंशन का। Next, which international event emphasized the need for biodiversity conservation in 1992? आपको बताना है कि किस इंटरनेशनल इवेंट में, ठीक है, कौन सा वो इंटरनेशनल इवेंट था जिसने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन 1992 में मतलब इम्फेसाइज किया था, ठीक है। वर्ल्ड समिट की वजह से हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल या पेरिस एग्रीमेंट, इनमें से कौन सा वो इंटरनेशनल इवेंट था जो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से रिलेटेड था? ऑब्वियसली दैट इज योर कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Next, which ecosystem service is directly related to pollinators? हमारे इकोसिस्टम की कौन सी वो सर्विस है जो पॉलिनेटर से रिलेट करती है? एंड यस, क्वेश्चन इटसेल्फ गिव यू द आंसर्स हियर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सॉइल इरोजन, ऑक्सीजन, pollination. Pollination is the correct one. What do you mean by pollination, guys? Pollination is nothing but the transfer of
pollen from anther to स्टिग्मा। ठीक है, तो जब हम पॉलन का ट्रांसफर करते हैं एंथर से स्टिग्मा पे, इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जब आप इन्वायरमेंट से, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी कार्बन हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं, जब आप उनको फिक्स करते हो, उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हो सो दैट कि ग्लोबल वार्मिंग पे उसका इफेक्ट ना पड़े, तो वो आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहलाता है। बेसिकली सिंपल टर्म में, टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक एटमॉस्फेयर से कार्बन को आपने रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने फिक्स कर लिया, कार्बन को कैसे रिमूव कर दिया, तो ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट नहीं करेगा, दैट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया, ये देखो ये सारे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने होंगे, तो फटाफट से कॉपी में इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये सभी फैक्चुअल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कितना परसेंट हमारे अर्थ का जो लैंड है, ठीक है, इंडिया ऑक्युपाई किया हुआ है, एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी डज इट होस्ट, तो पूरे अर्थ में इंडिया ने कितना लैंड ऑक्युपाई किया है और कितना बायोडाइवर्सिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। So 1% land, correct is 2.4% land area and 8.1% biodiversity. So 2.4% land area इंडिया ने कवर किया है, साथ ही उसमें 8.1% जो है वो पूरा बायोडाइवर्सिटी है। इसी वजह से इंडिया जो है वो 12th जो हमारी मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्री है ना, उनमें से इंडिया वन ऑफ द मोस्ट, और आप कह सकते हैं मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में आता है आउट ऑफ 12। ठीक है, बहुत ज्यादा एनिमल, लाइक ऑलमोस्ट 47,000, अप्रोक्सीमेटली 40,000 एनिमल स्पीशीज आर प्रेजेंट इन दिस इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, तो इसीलिए इसको मेगा बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। What is the main driver of habitat loss in the Amazon rainforest? सो अमेजोन के जंगलों के बारे में तो आपने खूब मूवी में देखा होगा, है ना, ऑलमोस्ट सभी मूवी में अमेजोन के जंगल जरूर आते हैं, कुछ तो खास होगा यहाँ पे। यस, डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है वहां पे, आपको देखने को मिलती है। अब वहां पे वही वही बात हो गई ना कि जहाँ पे चीजें ज्यादा होती है वहां पे अटैक ज्यादा होता है, तो क्या वो मेन ड्राइवर है, किस वजह से अमेजोन रेन फॉरेस्ट का के हैबिटेट का लॉस हो रहा है? अर्बनाइजेशन, सोयाबीन कल्टीवेशन एंड कैटल रैंचिंग, माइनिंग एक्टिविटी, लॉगिंग। देखो कहीं ना कहीं जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से सभी अफेक्ट करते हैं हैबिटेट लॉस को, बट आपसे क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर हैबिटेट लॉस। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है वहां पे लॉस कर रहा है हैबिटेट को, दैट इज द सोयाबीन कल्टीवेशन एंड कैटल रैंचिंग। तो सोयाबीन की खेती और पशुपालन, कैटल रैंचिंग को हम लोग पशुपालन कहते हैं, तो सोयाबीन की खेती वहां पे बहुत ज्यादा कराई जा रही है, जिस जो कि ऑब्वियसली हेल्प करता है फूड, एज अ फूड देयर, दैट इज द फूड फॉर वेरियस एनिमल, राइट। सो एक तो वो वहां पे उनकी कल्टीवेशन की जा रही है, इस वजह से उनका जो बायो हैबिटेट है लॉस हो रहा है, दूसरा वहां पे पशुपालन भी हो रहा है, कैटल रैंचिंग भी हो रही है, तो इन सब ये दीज आर द प्राइमरी रीजंस ऑफ हैबिटेट लॉस इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ओके, बाकी भी अर्बनाइजेशन है, लॉगिंग है, इन सब की वजह से भी होता है, बट दीज आर द प्राइमरी रीजंस। नेक्स्ट, which species extinction is attributed to alien species invasion in Lake Victoria? So आपको क्या बताना है यहाँ पे, which species extinction, right, is attributed to alien species invasion? आपको बताना है कि किसकी वजह से एलियन स्पीशीज का इन्वेशन हुआ था लेक विक्टोरिया में। सो हियर द करेक्ट आंसर इज योर चिकलिड फिश। ये जो हमारी चिकलिड फिश है, इंट्रोडक्शन ऑफ द नाइल पर्च इनटू चिक विक्टोरिया, इनटू द लेक विक्टोरिया कॉज द एक्सटेंशन ऑफ 200 स्पीशीज ऑफ चिकलिड फिश। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फोटोग्राफ्स ऑफ योर चिकलिड फिश, है ना, इस तरह से इनको याद रखना। Next, what is the global estimate of insect species
that remain undiscovered in the Amazon forest. Yes, अब चूंकि ये बहुत बड़ा मेगा डाइवर्सिटी में आ जाएगा, आपका बहुत बड़ा है, सो आपको यहाँ बताना है कि सबसे ज्यादा इंसेक्ट कितने, ऑलमोस्ट कितना एस्टिमेट हुआ है कि अभी तक इंसेक्ट के स्पीशीज वहां पे अनडिस्कवर्ड है। तो जब साइंटिस्ट ने जो अनुमान लगाया है कि अभी भी, एक तो वैसे ही इंसेक्ट बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा नंबर में है, उसमें भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अब तक जो अनडिस्कवर्ड इंसेक्ट हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन, मतलब अभी भी 2 मिलियन टाइप के इंसेक्ट स्पीशीज की डिस्कवरी हो ही नहीं पाई है रेन फॉरेस्ट में अमेज़न के। अब आप सोचो, इतने इंसेक्ट तो आप खुद ही यहाँ देखते हो, बाकी भी आप देख लेते हो उधर उधर पिक में, और अभी 2 मिलियन स्पीशीज इंसेक्ट के आने बाकी हैं, है ना। अब इमेजिन करो भाई वो कैसे होंगे। देखने मत चले जाना अभी वहां पे। How does habitat fragmentation specifically affect species? क्वेश्चन बहुत इजी है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझ लो पहले। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब हुआ कि एक पूरा फॉरेस्ट है, आपने उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, है ना, इन सब की वजह से क्या हुआ कि एक पूरा हैबिटेट, एक पूरा एरिया जो था अब छोटे छोटे पैसेज में आइसोलेट हो चुका है, ठीक है। तो हाउ डज दिस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन स्पेसिफिकली अफेक्ट स्पीशीज? रिड्यूसेस द लैंड एरिया, disrupt ecological balance, affect large and migratory species, increase biodiversity। देखो अगेन क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली किसके लिए पूछा गया है? स्पीशीज के लिए, कि कैसे हमारे स्पीशीज पे खतरा होगा, स्पीशीज कैसे उससे अफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अफेक्ट्स लार्ज एंड माइग्रेटरी स्पीशीज। होता क्या है कि जैसे सपोज करिए कोई जंगल है और आपने उस जंगल को छोटे छोटे लैंड एरिया में डिवाइड कर दिया, ठीक है, छोटा छोटा एरिया बना दिया। अब जो बड़े एनिमल्स होते हैं ना, जैसे आपके टाइगर हो गए, एलिफेंट्स हो गए, इनको भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि अब इनका फूड डिवाइड हो गया ना। अब पता चला कि जिस लैंड एरिया में आपने इनको रखा है वहां पे इनका खाना ही नहीं है, तो उन पे तो असर पड़ेगा ना। उनके डियर वियर दूसरे लैंड एरिया में चले गए, तो अब उनका खाना खत्म हो गया। सपोज जो माइग्रेटरी बर्ड्स आ रही है, वो जिस एरिया में आई वहां पे उनके लिए कुछ है ही नहीं, तो उन पे भी अफेक्ट करेगा। तो ये जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, यूजुअली ये लार्जर और माइग्रेटरी स्पीशीज को ही अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स जिम्नोस्पर्म स्पीशीज फेस एक्सटिंक्शन? कितना परसेंट वर्ल्ड्स जिम्नोस्पर्म स्पीशीज जो है वो एक्सटेंशन फेस करता है? देखो जिम्नोस्पर्म आपने पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम में, हमारा जो प्लांट किंगडम है डिवाइड होता है क्रिप्टोगैमी, फेरेनोगैमी। क्रिप्टोगैम्स वो होते हैं जहाँ पे आपको सीडलेस फ्रूट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स आते हैं, ठीक है। और हमारे जो फेरेनोगैम्स होते हैं उसमें आपको सीड बियरिंग प्लांट्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा है कि वर्ल्ड कितना परसेंट जिम्नोस्पर्म जो है वर्ल्ड में, उन पे एक्सटेंशन का खतरा है, फेस एक्सटेंशन। सो हियर द करेक्ट आंसर इज योर 31%। सो अप्रोक्सीमेटली 31% जो हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म के भी अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली दे आर दी नेकेड सीड बियरिंग। नेकेड सीड बियरिंग का क्या मतलब हुआ कि इनके पास जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर नहीं होते, फ्रूट के बाहर होते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सभी आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं। नियरली 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीशीज ग्लोबली आर करंटली थ्रेटेंड टू एक्सटेंशन। नेक्स्ट, विच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया इज शेयर्ड विथ श्रीलंका? तो हॉटस्पॉट का तो मतलब आप सबको अभी क्लियर हो चुका है, हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। अभी आपको बताना है कि कौन सा वो हॉटस्पॉट है जो इंडिया और श्रीलंका दोनों शेयर करते हैं। इंडो बर्मा, हिमालय, वेस्टर्न घाट और सुंदरबंस। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज योर वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो हॉटस्पॉट है ये आपके इंडिया और श्रीलंका दोनों ही शेयर करते हैं। Next question, which human activity is the primary cause of species extinction?
कौन सी वो ह्यूमन एक्टिविटी है जो प्राइमरी कॉज होती है स्पीशीज एक्सटेंशन के लिए? स्पीशीज के खत्म होने के लिए हमारी कौन सी वो एक्टिविटी है जो रिस्पॉन्सिबल है? नेचुरल डिजास्टर, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन। ऑब्वियसली जो मेन एक्टिविटी है प्राइमरी वो है हैबिटेट, घर ही उड़ा दो, है ना रहेगा घर ना रहेंगे स्पीशीज, तो बस उनका हैबिटेट खत्म कर दिया तो स्पीशीज तो वैसे ही चले जाने हैं, तो दैट इज कॉल्ड द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द प्राइमरी रीजन फॉर स्पीशीज एक्सटेंशन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बायोडाइवर्सिटी के. इसी टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाइए अपने सीयूईटी यूजी एंड बोर्ड्स एग्जाम दोनों के लिए. होपफुली सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे. कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा. एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जाम. बाय, टेक केयर.